प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, आपको याद ही होगा, चार्ज के बारे में पढ़ा था, फील्ड पढ़ा था, पोटेंशियल पढ़ा था, डाइपोल पढ़ा था। आज पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा मिशन है कि पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हुई थी तो हम लोगों ने कहानी शुरू करी थी, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, इसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा फंक्शन यहीं से शुरू हुआ था। जब चार्ज रेस्ट में होता था तो सबसे पहले बताया इसका फोर्स हमने बताया था, फिर हमने इसका फील्ड बताया, फिर हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल बताया, फिर हमने क्या सीखा, एनर्जी सीखा, फिर हमने इसका डाइपोल देखा और साथ में इसका एक वाइड एप्लीकेशन आया था। वाइड एप्लीकेशन मींस इस सब को एक पैरेलली सिंबल्स की बात करते, गॉस लॉ पढ़ा था हमने। यही हमने पढ़ा था। अभी तक हमने जितने सारे फेनोमेनन पढ़े थे, हर एक फेनोमेनन का एक बेसिक कंसेप्ट था कि चार्ज ऑलवेज एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रो फर्स्ट की कहानी थी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रो मैंने पढ़ा था, जो इतनी सारी चीजों को कंसेप्चुअलाइज करके क्वेश्चन साथ देखा था। इलेक्ट्रो 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, अगर हम एक नजर देखें क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। अगर इलेक्ट्रो 2 की बात करें तो हम लोग को जो फर्स्ट टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में पढ़ेंगे उसके बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अगर और चीज को देखें कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उसको हम डीप में जानेंगे आगे जाके कि किस किस तरह के कैपेसिटर होते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कैपेसिटर, लिटिल अमाउंट में होगा, यूज ऑफ कैपेसिटर इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। हम मीडियम सुनते हैं, हमारे मन में आता है कि एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा, जिसको हम लोग एक नए कंसेप्ट जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक्स मीडियम, इस चीज में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने क्लास 9 10 में पढ़ा है, छोटा सा कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसके दो टाइप होते हैं, आप सबको पता होगा। एक को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका जब हम लौटेंगे तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आरसी सर्किट पढ़ेंगे, आरसी सर्किट पढ़ेंगे, सीकेटी को सर्किट बोलते हैं। और लास्ट में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और एक छोटा सा टॉपिक होता है इसको मतलब वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये हमको छोटा सा पढ़ना है। और एक ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है जो कि इस प्रिंसिपल पे एस्टेब्लिश होता है। कैपेसिटर के प्रिंसिपल से एक इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो हमको इस टॉपिक में इतना ही पॉइंट को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को खुद डील करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर। सेकंड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कैसे कैसे हो सकते हैं। फिर पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन हम लोग ऐसे देखेंगे। उसके बाद यूज ऑफ कैपेसिटर इन डिफरेंट मीडियम, जिसका एक नया नाम होता है डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमने पहले ही पढ़ा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको और अच्छे से देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में आते हैं। लास्ट में एक नया सा कंसेप्ट हमको इंट्रोड्यूस होगा जो कि पहली बार लगेगा, आरसी सर्किट। अगर आपने नाम सुना होगा, आर को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ही होता है कैपेसिटेंस। रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट होगा उसको पढ़ेंगे।
फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द वन इंस्ट्रूमेंट इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज कॉल्ड वेन डी ग्राफ जनरेटर। हमारा अंतिम टॉपिक होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का होगा, वो क्या होगा, वेन डी ग्राफ जनरेटर के बेसिक सिद्धांत को सीखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे। कभी कभी हमारे बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट होता है, 12th बोर्ड में जब बैठते हैं तो हमको ये सब क्वेश्चन बोलते हैं, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट वेन डी ग्राफ जनरेटर, तो हमको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग अगर इस ऊपर से नीचे तक कंसेप्ट को देखें तो हमको पूरा पूरा अनुमान लग गया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग अब इस चीज को एक एक करके डील करना शुरू करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे कैपेसिटर से, मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट कंसेप्ट होता है शुरू करने में हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को बोलते हैं, तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर होता है एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, जो चार्ज और एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, ठीक ना। कैपेसिटर is a device which store charge and energy in the form of electric field। अगर बेसिकली डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन का इतना ही है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्ज और चार्ज मींस दिस एंड एनर्जी, इस दोनों को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हमको बहुत सारी चर्चा है, ई जो हम लोग पहले से पढ़ते आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब क्या होता है, जमा करता है। अब कैपेसिटर को थोड़ा सा प्रैक्टिकली, अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग डेफिनेशंस को प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं करते। अगर मैं इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली जानना चाहूं तो हम लोग ऐसा ब्रेक डाउन करते हैं 2-3 वर्ड। कैपेसिटर जैसे बोलते हैं कैपेसिटर, एक वर्ड होता है कैपेसिटर, क्या होता है, आपस में जो क्या करता है, कंपीट करता है, और वर्ड होता है कंपटीशन। और कंपटीशन क्या होता है, एक जनरल वर्ड को यूज करते हैं। जब हम लोग कंपेटिटर बोलते हैं तो क्या होता है, 2 पर्सन को कंपेयर करते हैं कि क्या ये दोनों कंपेटिटर है। जैसे मान लेते हैं हम IIT JEE के एग्जाम में बैठना है, हम लोग बोलते हैं 2 बच्चा इज द कंपेटिटर फॉर सेम रैंक। मान लीजिए एक A है और दूसरा B है। अगर IIT का रैंक 1 है, इसका कंपेटिटर वो A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। हम क्या बोलते हैं अपन कि A एंड B बोथ आर द कंपेटिटर। यहां पे क्या कैपेसिटर। अगर हम लोग कंपेटिटर का मेन मीनिंग देखते हैं जो कि कोर वर्ड होता है, कोर वर्ड होता है कंपटीशन। उसी तरह कैपेसिटर का कोर वर्ड होता है कैपेसिटी। क्या होता है, कैपेसिटी। अगर हम इस वर्ड को देखें कैपेसिटी, जब कैपेसिटी देखते हैं तो हमें मन में एक आइडिया आता है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। ये हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो बोलते हैं इसकी कैपेसिटी इतनी है, करेक्ट है। किसी भी डिवाइस को बोलते हैं कि ये है चार्जर जिसकी कैपेसिटी हो सकती है 2 वोल्ट हो 1.5 हो, इस तरह एज्यूम करते हैं। तो ये उसका होता है कैपेसिटी का मतलब होता है कि इस डिवाइस का एक कोर वर्ड है कैपेसिटी, जहां से ये वर्ड डिफाइन होता है। कौन सा वर्ड, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मीनिंग होता था कि वो डिवाइस जो चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जब स्टोर करता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटर बोलते हैं। ये तो सर किसी इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन हो गया, बट उसके कोर वर्ड का डेफिनेशन होता है कैपेसिटी। अब देखो कैपेसिटी का मीनिंग होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन स्टोर। मतलब मान लेते हैं, बोलते हैं कि किसी की कैपेसिटी 100 जूल है, मान लेते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी कैपेसिटी है मैं 100 kg उठा सकता हूँ, उठा सकते बट 20 मान लेते हैं, 100 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं 20 kg उठा सकता हूँ। इसका मतलब हम लोग बोल सकता है कि सर मैं मैक्सिमम मेरा लिमिट कितना होगा, 20 kg होगा। सिमिलरली जब भी हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे कोर वर्ड क्या है, चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज क्या होता है, जब ये चार्ज मैक्सिमम, कोई भी डिवाइस मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी।
थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, दैट इज कितना कैपेसिटी कोई है। अगर जो भी चीज उसका कोई जब बोलता है कि मैं इस वेट को 20 केजी उठा सकता हूं, केजी वेट इज द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कैन बी पुट ऑफ या हैंड ऑफ, करेक्ट। उसी तरह चार्ज जब मैक्सिमम होगा तो उस डिवाइस की ये कैपेसिटी कहलाएगी। अब दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है कि दिस इज कैपेसिटी यूज फॉर द सबस्टेंस दैट इज चार्ज, और दिस इज द कैपेसिटी यूज फॉर द डिवाइस। नॉर्मल सा डिफरेंस है। अब क्या करेगा, जब वो स्टोर करेगा अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्टोर करेगा, ठीक है। तो हमको यहां से डेफिनेशन मिल गया। कैपेसिटी का कोर वर्ड होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी से मतलब क्षमता। अब वो क्षमता कितना होगा कि वो मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर ले। मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी इसकी कैपेसिटी होगी या कितना भी इसका मीनिंग होगा, ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करेगी या उसको होल्ड करेगी। दैट मींस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोर करना, ठीक है। छोटा सा मीनिंग हमने देखा था, इसको आप अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नया सा फेनोमेनन डिराइव करते हैं, कैपेसिटेंस। इसको लिख लीजिए पहले। अब देखिए एक वर्ड आया हमारा कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, दो जो वर्ड हमने भी पढ़ा था, कैपेसिटर एंड कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हमारा जनरल लाइफ एग्जांपल था। कैपेसिटर मींस डिवाइस होता है, कैपेसिटी मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन एनीवन हैंडल, करेक्ट। और ये वर्ड कैपेसिटेंस आता है मतलब बोलता है किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के। जैसे मान लीजिए हम लोग ने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब पढ़ा है और एडजेक्टिव भी पढ़ा है। कभी कभी इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्ड को एक्सप्रेस करने हैं, बोलते हैं कोई चीज बहुत सुंदर है, यू कैन यूज ए एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, गॉट इट। उसी तरह इस दोनों की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए एक नया सा एडजेक्टिव आता है कैपेसिटेंस में, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस को जानना होगा, अगर इसको जानना होगा तो कह सकते हैं इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर it is the capacity of capacitor of stored charge। ये क्या होता है, उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब देखो हम लोग मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होते हैं, मैं एक कंफ्यूजन यहीं पे हटा देता हूं। अगर आप कहीं भी कैपेसिटर देखेंगे या उसको कंडेंसर देखेंगे, क्योंकि कभी कभी बुक में क्या होता है कंडेंसर लिखा, हम लोग कंफ्यूज, कंडेंसर क्या होता है, ये क्या होता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर एंड कैपेसिटर बोथ आर सेम मीनिंग, हम यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं इट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर ऑफ स्टोर्ड चार्ज। ये क्या होता है, वो कैपेसिटी होती है किसकी, कैपेसिटर की, जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि ये कैपेसिटी का मीनिंग क्या कहना चाहता है। हम लोगों ने थोड़ा सा इसे डिस्कस किया कैपेसिटर एंड कंडेंसर के बारे में। हम लोग इस डेफिनेशन से आने से पहले थोड़ा सा इस प्रैक्टिकलिटी इस डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। हमने दो वर्ड यूज किए यहां पे, एक था कंडेंसर, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब मिनिमम बात यह है कि अगर हम लोग मोटा मोटी जानना चाहें दोनों क्या होता है, तो दोनों की एबिलिटी यही है, ये क्या करता है, चार्ज एंड एनर्जी स्टोर करता है, यही है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं फैन का। आप सब ने, आपके जो फैन लगा हुआ है जो कि सीलिंग फैन होता है, इसको सीलिंग वाला लिख लेंगे। सीलिंग फैन में क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस लगा होता है, अपने घर में देख सकते हैं इसको, फैन के साथ लगा होता है, देखेंगे उसको, और कुछ वायर्स यहां से निकले होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसर। मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं अपने को कंडेंसर चाहिए, कैसे, इसको कंडेंसर। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, कैपेसिटर भी। अब हम लोग को
रियल लाइफ एग्जाम्पल में उतना सारा नॉलेज नहीं है कि हम लोग किसको कैपेसिटर किसको कंडेंसर बोलते हैं, तो हम लोग को पता चलता है, बट अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो क्लियरिटी होना चाहिए। हम लोग रियल लाइफ इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर, बट इट इज ए कैपेसिटर। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। बाकी हम फिर इस डेफिनेशन पे आएंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, बट ये वर्ड आ गया कंडेंसर, तो इसका कंडेंसर का मीनिंग क्या होता है। मान लो अगर हम डायग्राम से देखें कि ये फैन है, ठीक है, इस फैन में कैपेसिटर लगा था, ये रोटेट कर रहा था इसे। अब देखेंगे इस फैन की बात आती है तो हमने सीखा सर कैपेसिटर करता क्या, चार्ज और एनर्जी को रिस्टोर करता है। और फैन को रोटेट होने के लिए क्या रिक्वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है जब भी सब्सटेंस ऑफ चार्ज या कुछ अमाउंट्स ऑफ चार्ज, इसको एन लिख सकते हैं, एन इंटू ई, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेवल करेगा, तो वहां से क्या होता था, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से कुछ पोल्स यहां थे और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल कर गया, जितना टाइम टेकन करता था दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज करंट। तो क्या होता है, फैन तो करंट से चलता है, लेकिन जब हमारे पास यहां पे एक स्विच होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस स्विच को ऑन कर देते हैं। तो स्विच को ऑन करते हैं, उस ऑन करके मिली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फैन रोटेट होना शुरू हो जाता है, फैन रोटेट होना शुरू हो जाता है। अब बोलेंगे सर मिली सेकेंड में फैन रोटेट होना शुरू करता है, लेकिन हाउ, क्योंकि अगर हमको पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल में सिंबल से बात करूं कि ये अगर चार्ज पार्टिकल है, ये अगर चार्ज पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इस पॉइंट से यहां जाना है तो कुछ तो डिस्टेंस होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा। सर कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसे कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ तो टाइम लगेगा, मान लेते हैं कुछ तो टाइम लगेगा, तो वो जो टाइम होगा डी बाई वी होगा। अब क्या करते हैं, जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन चलने लेता है। तो हमारा एजम्पशन मान लेते हैं मिली सेकेंड, सेकेंड नहीं मिली सेकेंड, एक सेकेंड से पहले ही हो जाता है। इसका मतलब मिली सेकेंड है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो ये डी को बहुत कम कर देगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस होगा। एक प्रैक्टिकल डाटा बताती है, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग बाद में करंट में भी। अगर कोई करंट ट्रेवल होता है 1 मीटर ट्रेवल करने में, ये प्रैक्टिकल डाटा है, आपके एग्जांपल किसी देखेंगे इसको। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 मीटर ट्रेवल करता है, 1 मीटर में मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रेवल करने में वो इलेक्ट्रॉन 72 मिनट लेती है। दिस इज द एग्जांपल्स। आप जाएंगे कभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, ये पढ़ाया जाता है वहां पे कॉलेज में, बट मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए टाइम का। इसका मतलब 1 मीटर ट्रेवल करने में वो 72 मिनट लेती है। अगर हम अपने स्विच और फैन का डिस्टेंस देखें तो होप हो सकता है 1 से ज्यादा मिनट हो, आपको समझ में आ रही है, 1 से वो ज्यादा मिनट हो। लेकिन जो डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर, अगर मान लो कंडेंसर हमने हटा दिया और उसी चीज को फिर से ऑन किया, क्या फैन चलता है, क्या नहीं चलता है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट करंट देने से ही नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट करंट देने से नहीं चलेगा। और हम लोग को क्या लगता है, सर हमने यहां से तो स्विच दिया है और फैन के पास तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई होगी, क्योंकि हमने यहां से स्विच क्या किया है, ऑन कर दिया है। जो हमने यहां से स्विच को ऑन कर दिया तो क्या फैन को चलना चाहिए, बट ये फैन नहीं चलता है। इसका मतलब हम 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक तो करंट नहीं वहां पे जा रहा होगा, ठीक है, करंट नहीं जाएगा तो सब करंट तो जाना चाहिए, क्योंकि हम जब लाइट ऑफ करते हैं ऑन करते तुरंत ही आ जाता है। बट करंट नहीं जाने का मतलब क्या है कि इस करंट को यहां से यहां आने में बहुत टाइम लगता है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। लेकिन जब यहां पे कंडेंसर फिट होता है तो जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये रोटेट करना शुरू कर देता है। सर इसका एप्लीकेशन इसमें क्या हुआ, हमने सिखाया कि चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है, और वी नो ऑल एनर्जी कन्वर्टेड एज ए मोशन। तो जो भी एनर्जी होगा ये कंडेंसर क्या करता है, जब उसको लिटिल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंडक्शन मिलता है वहां से कि तुम्हें चलना है, ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को इसको प्रोवाइड करता है फैन को, तब फैन चलना शुरू होता है। आफ्टर सर्टेन टाइम, हो सकता है 72 मिनट नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, हमें तो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना इलेक्ट्रॉन बोर्ड से यहाँ आ रहा है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकता है फास्ट आ जाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होता है टाइम बहुत कम लगता था। तो जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रेवल नहीं कर ले, तब तक के लिए ये कंडेंसर जो इसने पहले से स्टोर करके रखा था चार्ज और एनर्जी को, अपने चार्ज से इसको रोटेट करवाता है।
उसके बाद क्या होता है, इसकी तो खुद की कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने का। जब वहां से बंडल ऑफ चार्ज आने लगेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज को स्टोर करेगा और ट्रांसफर करता रहेगा। इसलिए जब कंडेंसर नहीं होता है तो ये रोटेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बंडल्स ऑफ चार्ज विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम डज नॉट रीच येट, वो कभी पहुंचता नहीं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर या कंडेंसर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो हमें एक प्रैक्टिकली नजर आ गई कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पता चला कि कंडेंसर क्या करता है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। एक छोटा सा और क्लू देता हूं आपको मैं। हम लोग जब चार्ज और एनर्जी की बात करते हैं तो कभी कभी का कंडेंसर डाउन कर जाता है या उसको खराब हो जाता है कंडेंसर, तो भी फैन नहीं चलता है। हम लोग जाते हैं सबसे पहले तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिशियन क्या देखता है, या कंडेंसर चार्ज है कि नहीं। वो एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस लगाता है, उससे देखता है अगर वो कुछ डेविएट किया इसका मतलब वो कंडेंसर काम का है, नहीं तो खराब हो गया। अब खराब होने का मतलब क्या, ये चार्ज ही नहीं, भले ये चार्ज है ही नहीं और यहां से करंट तो फिर भी काम नहीं करेगा। इसलिए इसके पास चार्ज होने का मतलब है कि ये क्या होना चाहिए, इसके पास चार्ज और एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंडेंसर्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन में जो हमने डेफिनेशन दिया था वो हमारे काम की चीज थी। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल इसको लिख लेंगे, क्योंकि जो भी डायग्राम्स काम का है जो कि हमारे समझने लायक है उसको अच्छे से लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके मैथमेटिकल पार्ट्स पे आते हैं जो हमारा कैपेसिटेंस है। लिख लीजिए उसको। अब देखिए, हमने पढ़ा उस एग्जांपल समझ में आ गया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, कैसे वो चार्ज को कंडेंस करता है, कैसे वो एनर्जी को स्टोर करता है। अब डेफिनेशन है कैपेसिटेंस, इसको हम लोग सबसे पहले सिंबल कैसा होता है कैपेसिटेंस का, हम लोग कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल CO। गॉट इट। अब देखो ये C है, अब इसका रिलेशंस क्या होता है उसको भी देखेंगे पहले। बोला इट इज द कैपेसिटी टू ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। अब स्टोर चार्ज क्या होता है, अप टू 1 वोल्ट हम लोग आइडेंटिकली डिवाइड करते हैं, अप टू 1 वोल्ट दैट इज द पोटेंशियल। अप टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट तक जितना स्टोर करने में जितना चार्ज लग जाएगा दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, मैथ कहता है, मैथ हमको ये सिखाता है जो भी चार्ज स्टोर होगा, जो भी चार्ज स्टोर होगा वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है जो भी चार्ज स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। अब सोचते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो वो एनर्जी कन्वर्ट होगा, क्योंकि चार्ज तो अपने आप आएगा नहीं। जैसे अगर हमारे पास करंट आ रहा है तो कहीं तो चल रहा होगा थर्मामीटर, गॉट इट, कहीं पे उसका इन्वर्जन हो रहा होगा करंट का, करंट तो कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा होगा ना। जो वाटर सॉलिड्स होता है, कोल से फॉर्मेशन होता है, वो तो अपने आप नहीं आता ना, तो वहां पर एक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होगा, जो हम लोग फीटर बोलते हैं उसको, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जनरली कभी कभी बुक में इसको डेल्टा V भी लिखते हैं, बिकॉज एट इन्फिनिटी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि Q/R, R जब इन्फिनिटी हो जाए तो ये पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डेल्टा V भी होता है, तो हम लोग देख लेंगे उतना। नेक्स्ट है, अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा तो हम लोग एक नया सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं C, जिसको हम बोलते हैं C। इसको हम लोग एक वे में बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बट जो एक्चुअली मीनिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसका मीनिंग क्या होता है दूसरा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बहुत ही डायनेमिक मीनिंग है, याद रखेंगे। क्या होता है, सबसे पहले Q इजकल टू CV जो रिलेशन आया वो रिलेशन एक्चुअली Q इजकल टू CV, C को हम लोग यहां से बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर इस रिलेशन को देखें जो हमको आया Q इज इक्वल टू CV, अगर इस तीनों टर्म को देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं तो Q क्या बोलते हैं, चार्ज, और V क्या होगा, पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट इट, वो हमने रिप्रेजेंट किया था। और C तो हमको अपने बताया। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैथमेटिक्स बताता है, बट फिजिक्स में इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसका सिंबल क्या होता है C। तो क्या होता है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C इज कॉल्ड एज
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब इस रिलेशन को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? अगर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिफाइन करना होगा तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। दैट इज द वेरी डेफिनेशन फॉर्मूला। ये हमें जानना था कि कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। तो ये टर्म हमें आ गया। तो अल्टीमेटली जो मैथमेटिकल मीनिंग था इस कैपेसिटेंस का, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते थे अप टू 1 वोल्ट, दैट इज हमने जनरली उसको V कंसीडर कर दिया। गॉट इट? तो मैथमेटिकली Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा C को पुट किया। C इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट हाँ एक्चुअली वो क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमने इस डेफिनेशन से Q इज इक्वल टू C भी होगा। वहां पे Q क्या था? चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा, एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको थोड़ा आसान भाषा में कहें तो आसान भाषा में क्या होगा? उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है। जैसे मान लो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर C मेजर करता है कि इस कैपेसिटी का, मान लेते हैं हम, अगर ये कोई कैपेसिटर है, अगर ये कोई कैपेसिटर है, तो ये इसका C क्या मेजर करेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपना वेट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हम गए यहां से, ये हमारा वेइंग मशीन है, हम इधर वो खड़ा हो गए। इसने क्या किया? इस मशीन में शो किया कि हमारा वेट 60 केजी है। 60 केजी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर बॉडी का, जो बॉडी ए था, उसका वेट किसने मेजर किया? C। अब मान लो ये मशीन के बदले में छोटे से वेइंग मशीन, इसका कैपेसिटी मैक्सिमम 20 ग्राम तक का, 20 केजी का है। ऐसे भी वेइंग मशीन आते हैं। मैं 60 केजी का इंसान इस पे खड़ा हो गया, फेल कर जाएगा। दे कैन नॉट मेजर। अब जब भी कैपेसिटी की बात आती है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा? वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अगर ये मैक्सिमम 20 केजी तक मेजर कर सकता है तो कोई बंदा इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। इसका मतलब मेजर नहीं होगा। बट यहां मीनिंग ये है कि जब कैपेसिटेंस की बात हो रही, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हमने इसको पहले भी यूज किया, तो हमको समझ में आ गया मीनिंग इसका। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है अबाउट कैपेसिटेंस, उसको नोट डाउन करते हैं। लिख लीजिए। छोटा इसमें होता है यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर? अगर हम बात करें यूनिट, यूनिट को जनरली लिखने का 2-3 तरीका है। अगर हम देखें इसको, डेफिनेशन क्या बताता है अपने को? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर V की बात करें, V इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को लिखने का तरीका या तो आप कूलम लिख दो और उसको उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फैराड। एक स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं फैराड, FARAD। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। ये हमारा क्या होता है? यूनिट ऑफ कैपेसिटर। भले हम इसको क्यू बाई वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट ये क्या है कि हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा यूनिट यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, अगर आप 2-3 बार मैं मेंस में देखा हूं, मेंस में कभी कभी कैपेसिटेंस का यूनिट भी पूछ लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट? डायमेंशन पूछने का वो यूनिट जरूरी होता है। लेकिन बोले सर फैराड से तो हम लोग निकाल सकते, फैराड से तो हम लोग नहीं निकाल सकते ना। लेकिन जब डायमेंशन की बात आती है, जब, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी बहुत इसी का, डायमेंशन कैसे कैसे लिखते हैं। अब डायमेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब देखिए क्यू बाई वी है, तो सबसे पहले सर तीनों चीज का आपको मीनिंग आना चाहिए। व्हाट इज Q, व्हाट इज V? V क्या होता है? पोटेंशियल होता है। थोड़ा इसका डेफिनेशन देखेंगे। V इज द पोटेंशियल। क्या होता है? ये पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? आपको याद ही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। करेक्ट। अगर V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर है, और दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू E डॉट डी आर। ये भी लिख सकते थे। अब E डॉट डी आर का मीनिंग क्या है? कि अगर E डॉट डी कोई डिस्टेंस होगा, ऐसे लिख सकते थे। तो सबसे पहले इसको यहां पे एस्टेब्लिश करना होगा। व्हाट वी लिख V, तो dV बाई डी आर इज इक्वल टू E होता था, माइनस हमको वहां साइन से पता ही था। तो Q, अगर इस टर्म को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय E डॉट डी आर। R-2 की बात करें E, अब इसको लिखेंगे कैसे? दैट इज द पोटेंशियल।
क्यू स्क्वायर मतलब होता है एम्पियर इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां देखा था Q इज इक्वल टू आई बाई टी, तो I इज इक्वल टू क्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू आई टी, तो लिख सकते हैं यहां से ए टी डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये कंडीशंस होते हैं। अब इसको देखेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर होगा डिवाइडेड बाय एम एल टू टी माइनस टू। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होता है अल्टीमेटली हमें डायमेंशन मिलता है ऊपर जाके एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर प्लस में एंड ए स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सी। हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है बट ये करेक्ट है। तो क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर माइनस टू एंड t टू द पावर प्लस फोर एंड ए स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। तो हम कभी कभी एग्जाम में आए तो थोड़ा सा नॉलेज को एक्वायर करके लिख सकते हैं कि इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इस डायमेंशन को आप लिख लीजिए और यूनिट को भी लिख लीजिए। यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे रिलेशन बताया था 9600 मैक्सिमम, हमने वहां पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है। दिस इज द यूनिट, दिस इज द डायमेंशन। तो हो सकता है कि हमको ये क्वेश्चंस कभी कभी आईआईटी के मैथ्स द कॉलम में भी कभी कभी अपने से आ जाते हैं कि डायमेंशन का ऑप्शन से किससे मैच करवाना होगा। तो हमको लिखने आना चाहिए कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है इसके बाद, ये जो कैपेसिटेंस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पूछ लेंगे फॉर विच एबीसीडी ऑप्शन किस पे डिपेंड करता है। ये जो सबसे पहले कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज, सेकेंड होता है शेप, एंड थर्ड होता है मीडियम। तुमको थ्री क्वांटिटी याद होना चाहिए कि इस तीनों क्वांटिटी पे क्या होता है, वो कैपेसिटी डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो ये क्या हुआ, सी डिपेंड्स ऑन दीज थ्री क्वांटिटीज। अब देखो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे डिपेंड करता है। अगर कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन थ्री क्वांटिटी, फर्स्ट इज साइज, सेकेंड इज शेप एंड थर्ड इज मीडियम। अगर कैपेसिटेंस की बात करें, डेफिनेशन से देखेंगे, Q इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, सॉरी Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। Q क्या होता है, C इंटू वी होता है। अब देखो Q इज इक्वल टू अगर C इंटू वी होगा तो सबसे पहली बात आती है कैपेसिटेंस को हम लोग फॉर्म पे लिखें तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V। सबसे पहली बात आती है साइज। साइज मीन्स कितना लेंथ पे है, कितना डिस्टेंस पे है, वो रिक्वायरमेंट होता है। और जब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है V बाई डी इज इक्वल टू E। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही होगी तो ये D तो आएगा, क्योंकि V बाई डी इज इक्वल टू E। इसका मतलब इसके साइज पे तो डिपेंडेंट है, कितना वो डेप्थ है उसका, कितना थिकनेस है, कितना रिक्वायरमेंट, जस्ट एज जो एक पर्टिकुलर शेप होता है कंडेंसर का। सिमिलरली जब शेप की बात करते हैं तो हमको पता है गॉस लॉ का एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं। गॉस लॉ ने हमें सिखाया क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q इनक्लोज में तो चार्ज आएगा, ds इज व्हाट, इट इज एरिया वेक्टर। ये क्या होता था हमारा एरिया वेक्टर। व्हाट इज दिस शेप, सेल ट्रिप ऑल अबाउट एरिया। वो है कैसा एक्चुअली, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो फील्ड होगा वो ds पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड v पे डिपेंड करता है, v ds पे डिपेंड करता है, इसका मतलब अल्टीमेटली वो c पे भी डिपेंड करेगा। गॉट इट। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अल्टीमेटली मैं इसको एक नए टर्म से ही बताऊंगा आगे जाके, बट अभी के लिए हम लोग पुराने कंसेप्ट को डील करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे से आता है। अगर हम मीडियम की बात करें तो मैं सिंपल से शुरू करता हूं फोर्स से। फोर्स ऑफ मीडियम का मतलब हम क्या समझते थे, फोर्स इन वॉल्यूम, उसको वैक्यूम बोलते थे, और उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते थे। इसका मतलब ये फोर्स अगर मीडियम पे डिपेंड कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे डिपेंड करेगी तो दिस चार्ज आल्सो डिपेंड्स, दिस आल्सो डिपेंड्स, दैट इज पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स। इसका मतलब सारा का सारा कहानी इस फील्ड की था।
तो हम लोग सारा कहानी फील्ड में ही तो देखेंगे, क्योंकि चार्ज जहां अवेलेबल होता है वहां पे फील्ड जनरेट होता है। दैट मीन्स दैट इज द बेसिक कंडीशन अबाउट द डिपेंडेंसी। इसको हम लोग नियर फ्यूचर में अच्छे से डील करेंगे एक नए फेनोमेनन के साथ। नया फेनोमेनन कैसा होगा उसको हम लोग फ्यूचर में जानेंगे जब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे तब। बट अभी बेसिकली इस कंसेप्ट का जानने का मतलब था कि कैपेसिटेंस 3 चीज पे डिपेंड्स करता है। जो फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइज, थिकनेस कितना है, लेंथ कितना है। सेकंड था शेप, E डॉट ds गॉस लॉ के एप्लीकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ds इज द एरिया वेक्टर। तो एरिया पे अगर डिपेंड करेगा तो शेप कौन सा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, उस पर वो डिपेंड करेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज मीडियम। मीडियम क्या होता है, फोर्स। जब भी हम लोग वैक्यूम से किसी पर्टिकुलर मीडियम में जाते हैं तो फोर्स चेंज कर जाता है। इफ फोर्स चेंजेस दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो चेंजेस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस that means potential also changes. If potential changes that means C also changes. One vice versa, एक इसके अर्ध रूपांतरण डेफिनेशंस होते हैं। Q also depends on medium, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी मीडियम पे इफेक्टेड होता है और ये भी मीडियम पे इफेक्टेड होता है। अगर हम लोग बात करेंगे जो हमने लास्ट में कहा डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट, दिस इज द मोस्ट एप्लीकेशन, वहां इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। इस चीज को आप कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से आगे चलते हैं जहां पे कुछ बेसिक एप्लीकेशन को देखेंगे। तो हमने कैपेसिटेंस के बारे में देखा, कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। सिंबल हमको पता होता है जनरली, फिर भी छोटा सा कंसेप्ट है उसको देख लेंगे। जस्ट हमको देखना है सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। इसको हम लोग जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल के बस को 2-3 तरीके से लिखते हैं। हर एक बुक का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग किसी को देखेंगे तो ये नहीं समझेंगे वो गलत है। जैसे हम लोग जनरल एजम्पशन की बात करें, जनरल एजम्पशन की बात करें तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कैपेसिटेंस का। दैट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। बट एच सी वर्मा में अगर आप देखेंगे तो एच सी वर्मा इसको इस तरह कुछ रिप्रेजेंट किया है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी करेक्ट है। अब इसका 2 मीनिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डायग्राम को डील करते हैं। बोथ सिंबल्स आर इक्वल। अब हम पे डिपेंड करता है, कोई पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होता है। अगर हम मान ले यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ क्या होता है, माइनस क्यू होता है। दिस इज द प्रॉब्लम्स। हम लोग डीप में आएंगे आगे देखने के बाद। और यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, कंडेंसर इज ए नेचुरल थिंग्स। तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0। जब किसी सिस्टम पे क्यू नेट नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, वो न्यूट्रल होता है। गॉट इट, ये हमारा बेसिक्स पॉइंट। अभी हम लोग छोटा सा देख लिए, इसको देखना भी जरूरत नहीं। तो इस 2 पॉइंट का मीनिंग अपन मान लेते हैं। ये जो कंसेप्ट का ये पार्ट होगा, इसको हमने किसी पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, क्योंकि कंडेंसर या कैपेसिटर मींस क्या, चार्ज तो होना चाहिए। चार्ज करने के लिए करेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको जोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक सोर्स में जो भी क्या होगा उसका सर्टेन पोटेंशियल होता है। सिमिलरली इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ में बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सी होता है। इसका पोटेंशियल अपन अगर भी मान लीजिए कनेक्टेड है, ऐसा मत समझेंगे वो खाली है, डॉटेड लाइन है, हमने जस्ट सिंपल में ड्रॉ किया। अब देखो इसका मतलब सी होता है, बीच होता है। अब मान लो, अब 2 चीज आपको नया चीज समझो। सर ये बड़ा लाइन शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, ये हमारा सिंबल होता है बैटरी का। ये क्या होता है, सिंबल ऑफ बैटरी, सिंबल ऑफ बैटरी। हमको अभी भी क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बोलेंगे सर ऐसा तो दिख रहा था, कैपेसिटर में क्या था, दोनों अगर इक्वल हाइट का था, इक्वल शेप का दिखा तो वो क्या कैपेसिटर। अगर एक बड़ा है दूसरा छोटा, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी कुछ वोल्ट होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं 20 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है। तो ये क्या होता है, कुछ सिंबल्स में होते हैं। इसको अगर कैपेसिटेंस को देखा जाए तो इसको हम लोग ओवरऑल में बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। दैट इज सर्किट, जो हम लोग बोलते हैं होम हाउस होल्ड में सर्किट होता है, उसी तरह का एक सर्किट होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं। सिंबल्स में आपको कहीं पे ये दिखेगा, ये भी करेक्ट है, ये पर्टिकुलरली ऐसे में लिखा हुआ है तो आप ये मत मानेंगे कि हमारा रॉन्ग है। तो ये हमारा दोनों करेक्ट होता है। हमने एक सिंबल जोड़ा, दैट इज कॉल्ड एज बैटरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी। तो अभी से हमको एक छोटे छोटे ग्रुप्स में नॉलेज होनी चाहिए कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं। एक्चुअली हमारे बताने का एक ही मतलब था कि जब भी कैपेसिटर की बात करेंगे
ये सिंबल होगा। हम लोग इसका एप्लीकेशन जब करेंगे तो डिटेल्स में इसको जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इतना ही सिर्फ लिख लो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसके टाइप्स को देखते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगा कैपेसिटेंस का, किस किस फॉर्म में निकालते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडेंसर, दोनों चीज सेम है। बात यह है कि सर इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, इसकी हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, जिसका रेडियस कितना है, आर दिया होगा। अपन मान लेते हैं कुछ भी चार्ज किया होगा इस पर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है सर कैपेसिटेंस मींस, आपने तो ये बताया था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये सीखा था। ऑल नाउ कहने का मतलब है था कि Q इज इक्वल टू सी वी, यही था जो कि बेसिक एप्लीकेशन था। हम सबको पता है व्हाट इज Q, व्हाट इज V। जब हम लोग इसकी बात करते हैं सबसे पहले सर C निकालना है, इसका चार्ज Q दिया, व्हाट इज V, V इज द पोटेंशियल। V क्या हमारा पोटेंशियल है। अब क्या करते हैं हम लोग, बैक टू द बेसिक। हमने क्या सीखा था वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, व्हाट इज द पोटेंशियल इफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस r, हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अगर कोई कंटेनर कंटेन करेगा k q by r, दैट सिंबल, ये सिखाया था वहां पे। अगर इसका पोटेंशियल लिखना हो जिसका रेडियस r हो, चार्ज q हो, तो क्या लिखेंगे, k q by r। इसका मतलब सर कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 4 pi epsilon naught q by r, यही तो बता रहे हैं। ओके, अगर हमें भी पता है, क्या मैं उसी भी को यहां पुट डाउन करूं, यस, क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब C जो आएगा, C इज कॉल्ड Q डिवाइडेड बाय Q, उसको ऊपर लेके जाओ 4 pi epsilon naught। इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C के लिए हमको नया डेफिनेशन आ गया 4 pi epsilon naught r। 4 pi कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to 12 वो भी अब कांस्टेंट है। ये जो r है, r इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। समझ में आपको। इसका मतलब C इज इक्वल टू 4 pi epsilon r। मेरे को फॉर्मूला मिल गया सर। फॉर्मूला क्या मिल गया, जब भी कोई स्फेरिकल कैपेसिटर होगा जिसका सिर्फ रेडियस पता रहेगा अपने को, अब चार्ज नहीं दिया सर, चार्ज नहीं दिया, सिर्फ रेडियस पता है, हम क्या कैपेसिटर फाइंड कर सकते हैं क्या, तो जरूर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडेंसर, दैट इज C इज इक्वल टू Q by V। यू कैन राइट इट यूनिट व्हाटएवर यू राइट, दैट इज फैराडे, गॉट इट। Q इज इक्वल टू C भी होता था बेसिक फॉर्म से, हमने इसको Q by V लिखा। V इज द पोटेंशियल, और हमने वहां पढ़ा था बेसिकली गॉस लॉ के एप्लीकेशन था, और इंडिविजुअल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बताया गया था। अगर कोई भी स्फीयर का रेडियस r हो, अगर वो चार्ज Q कंटेन करता होगा, तो उसका पोटेंशियल k q by r होता है। k का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught होता है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसको v का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught q by r लिखा। तो जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया, दिस इज q by this, ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाने के बाद हमको ये फॉर्मूला मिल गया C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught r। अब देखो इसके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज करेंगे बार बार, क्योंकि epsilon naught के वैल्यू 4 pi के वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है। इस कैलकुलेशन को दूर करने में क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन यूज रखेंगे। हमने क्या लिखा था, k का वैल्यू क्या होता है 1/4 pi epsilon naught, वो कितना होता है 9 into 10 to the power 9 होता है, यूनिट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इस चीज को हम लोग इंटरचेंज करते हो तो क्या लिख सकते हैं, 4 pi epsilon naught is equal to 1/9 into 10 to the power -9। तो मैक्सिमम टाइम अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलरली वैल्यू का वैल्यू ये यूज करेंगे, हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान बना देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे। और ऑल अबाउट, क्योंकि इतना बड़ा डेफिनेशन करने के बाद भी यही आएगा, तो बेटर है कि आप रिजल्ट यूज करें। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमने ये सही तरीके से पढ़ा है। और ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, फॉर एनी स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडेंसर इफ इज कैपेसिटी C is equal to 4 pi epsilon naught r, r is the radius। इसके लिए हमने को चार्ज नहीं चाहिए। इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन में रखा आपने के लिए, मतलब फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस 1 मीटर।
कितना आसान है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया मैं तुमसे, क्या दिया है देखो, r इज इक्वल टू 1 मीटर। अभी तो फॉर्मूला था, क्या पढ़ा, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, खत्म। तो बोलेंगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैराडे, गेट इट आंसर, ये भी चलेगा। और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 फैराडे। इसको सॉल्व कर लो, क्या कर सकते इसको, बाकी कुछ रिक्वायर्ड नहीं, आगे 1.11 आ जाएगा, वो कुछ रिक्वायर्ड नहीं, 0.11 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगा, 0.11 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराडे, खत्म, इतना ही कहानी था। तो कितना छोटा सा है, तो कभी बोर्ड में से क्वेश्चन पूछ देंगे, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी बताओ, आर ये है, तो अपने चार्ज चाहिए क्या, नहीं चार्ज चाहिए, पता है चार्ज मैक्सिमम होगा, इसलिए छोटे से क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से लिखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक्चुअली ये सबसे पहले एआई ट्रिपल में पूछा था, बहुत पहले की बात है, जो आजकल जेईई मेंस हो गया, और उसके बाद सीबीएसई में बहुत पूछते रहते बराबर, सीबीएसई जब बोर्ड हो जाता तो उसमें पूछते रहते। तो क्या पूछा एक्चुअली, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, सबसे पहली बात तो पता चलना चाहिए अर्थ क्या हमारा स्फेरिकल। हमने क्या सीखा था, अगर सिंपल सी बात करें, किसी भी स्फीयर का निकालना हो कैपेसिटेंस, तो क्या सीखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, गॉट इट। अब यहां पे r जो है r ऑफ अर्थ है, r क्या है, r ऑफ अर्थ है। चलो हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री जी के खेलते हैं, जनरल नॉलेज सबको पता होगा रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, चलो मैं ही बताता हूं, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। वो होता है 6400 किलोमीटर, ये वैल्यू हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर वैल्यू है। 6400 किलोमीटर का मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, सिंपल यही है। चलो अब कहानी है कि सर ये पता हो गया, अर्थ पता है, क्या बात है, आसान बात है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट इज द रेट, 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको क्या बताता सॉल्व करने का सिंपल तरीका, 1/9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू, अगर इसको लिखना चाहे 64 इंटू 10 टू द पावर 5 चलेगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखते हैं तो 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हमें समझ में आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 7 इंटू 9 1, 7.1 1 1 10 टू द पावर -4, ठीक है। अब इतना आ गया फैराडे, इतना फैराडे इज द अर्थ, किसका कैपेसिटेंस है, ये हमारा अर्थ का कैपेसिटेंस। इसको अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और लिखना चाहे, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराडे। और एक रिलेशन होता है, आप लोग में पहले बताया था, 1 कूलम इज इक्वल टू 10 टू द माइनस माइक्रो कूलम होता है, गॉट इट। उसी तरह 1 फैराडे इज इक्वल टू 10 टू द 6 माइक्रो फैराडे होता है, ये रिलेशन पहले बता चुका हूं। यू कैन ट्रांसफर, इसका रीजन बताएंगे वाई वॉट माइक्रो फैराडे बाद में। क्या होगा, 711 माइक्रो फैराडे इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। लेकिन आपको क्या लगता है, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम सोचते हैं, बोले इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें कुछ गलत है क्या, सर अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, इसका वैल्यू पुट किया, बट इन प्रैक्टिकलिटी जो प्रैक्टिकल में होता है वो इतना नहीं होता है। प्रैक्टिकल में अर्थ के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी होता है, किसी ने तो मेजर नहीं किया, बट अर्थ के पास क्या होता है, इनफाइनाइट कैपेसिटी होता है। इसका हम छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन जनरली हमारा आंसर तो ये करेक्ट है, बट हमें बिलीव नहीं होता है कि अर्थ के पास 711 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस है क्या, नहीं। इन प्रैक्टिकलिटी अर्थ हैव इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। अभी हम उसको नोट में देखते हैं। एक छोटा सा नोट है, हम लोगों ने देखा कि इस नोट में, इस क्वेश्चन में क्या था
कि अर्थ है जो कैपेसिटेंस था अर्थ का, वो हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन से निकाला तो 711 माइक्रोफैराडे था। दिस इज द कैलकुलेशन बाय थ्योरेटिकल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड। तो हमने कुछ गलत नहीं किया इसमें, हमने क्या इसमें कुछ गलत नहीं किया सर, हमने तो सॉल्यूशन नहीं किया, कुछ तो गलत है नहीं। बट इन प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, जो प्रैक्टिकल हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग को पता फील होना चाहिए कि करेक्ट में, प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल में अर्थ के पास इनफाइनाइट होता है। किसका? अर्थ के पास कैपेसिटी क्या होता है? इनफाइनाइट। इसको समझने के लिए हम लोग बेसिक डेफिनेशंस पे चलते हैं। कैसे हो सकता है उसको देखेंगे। हमने पढ़ा कि C = Q/V होता है, Q/V होता है। अब वो C इनफाइनाइट कब होगा? जब हमारा ये V क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि जब भी हम लोग किसी फिक्स क्वांटिटी या कांस्टेंट को 0 से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये कंडीशन है Q/0 = इनफाइनाइट। ये तो सर कंडीशन हो गया, लेकिन आप कैसे कहते हैं कि इसका पोटेंशियल 0 होगा? इसका पोटेंशियल 0 होता है क्योंकि हमारा बेसिक ह्यूमन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग ड्रॉ करते हैं इनसाइड में, इनसाइड द अर्थ एक अर्थिंग डालते हैं जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। वो क्या करता है, जितना भी चार्ज स्टोर होता है उसका सारा पोटेंशियल 0 कर देता है। जस्ट लाइक थंडरबोल्ट, हम लोग थंडरबोल्ट का एग्जांपल देखेंगे तो थंडरबोल्ट क्या होता है, हाई इलेक्ट्रीफाइंग होता है। जब वो अर्थ में मर्ज करता है तो क्या होता है, उसका कंप्लीट पोटेंशियल 0 कर देता है। जब पोटेंशियल 0 हो गया तो बेसिक एप्लीकेशन से जो हमको पता था Q = C/V, अगर ये 0 का तो चार्ज 0, जब ये दोनों रहेगा इनमें तो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी इनफाइनाइट। इसका मतलब अर्थ के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है, वो किसी भी चार्ज को गला सकता है। इन प्रैक्टिकलिटी दिस पोटेंशियल शुड बी 0। और नेचर इन फ्यूचर इन नेक्स्ट, जो फ्यूचर में फिजिक्स आएगा वहां पर हम लोग मान के चलते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखेंगे। अर्थ हैव 0 पोटेंशियल। अर्थ क्या करता है? सबको 0 पोटेंशियल करता है। इसलिए अर्थ को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लेके चलते हैं। अगर मान लो यहाँ मैं एक अर्थिंग लगाया हूं तो क्या होता है, वो 0 पोटेंशियल करते हैं। तो मान के चलते यहां से अर्थ के पास क्या होता है? पोटेंशियल 0 और कैपेसिटेंस इनफाइनाइट। ये पॉइंट हमारे लिए इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। जनरली हम लोग ये सुन के चलते हैं कुछ चार्ज होगा, दिस इज द ऑल अबाउट स्मॉल पार्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है। दिस इज द बिगर स्टोरी ऑफ द थ्योरी। तो आज हम इसी जगह पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।